नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की। तो हड़प्पा सभ्यता, जिसे कि हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता या जो हड़प्पा सभ्यता थी, इसकी बात अगर हम शुरू करें तो हमें सबसे पहले 1826 में बात करनी होगी। 1826 में चार्ल्स मैसन नाम का एक व्यक्ति था, चार्ल्स मैसन। इसने सबसे पहली जो जानकारी थी वो 1826 में चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में जाना था। इसके बाद हम बात करते हैं 1856 की। तो ये सन हमें कुछ इसमें याद रखने पड़ेंगे, महत्वपूर्ण है ये सभी। 1856 में कराची से लाहौर, जो कि पाकिस्तान में है वर्तमान में, कराची से लाहौर की रेलवे लाइन का काम चल रहा था। कराची से लाहौर की रेलवे लाइन का काम चल रहा था। इस पे दो भाई अंग्रेज थे, जॉन बर्टन और विलियम बर्टन। जॉन और विलियम दो भाई थे, जॉन बर्टन और विलियम बर्टन। तो वहाँ पर कुछ पत्थर की कमी होने की वजह से कुछ मज़दूरों ने वहाँ आसपास देखा कि कुछ पुरानी ईंटें मिल रही है, तो उन्होंने उससे वो तोड़ के उसको रेलवे लाइन पे बिछाने का काम शुरू कर दिया। तो जॉन बर्टन और विलियम बर्टन, ये दो अंग्रेज़ बंधु थे। इन दोनों ने देखा कि ये कोई ना कोई पुरानी सभ्यता है। इन्होंने ये सूचना जाकर दी कनिंघम को, अलेक्जेंडर कनिंघम को ये सूचना इन्होंने जाकर दी। अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि बाद में भारतीय पुरातत्व विभाग था, उसके प्रथम डायरेक्टर जनरल बने थे अलेक्जेंडर कनिंघम। कनिंघम ने प्रथम दृष्टि जब ये बात सुनी और इनसे पता लगा, तो इन्होंने बिल्कुल इस बात को नकार दिया कि यहाँ कोई सभ्यता है, यहाँ पर कोई सभ्यता है। इस बात से बिल्कुल कनिंघम ने नकार दिया। उसके पश्चात कुछ सालों के बाद भारतीय जो पुरातात्विक विभाग था, ये इसके प्रथम डायरेक्टर जनरल थे। भारतीय पुरातात्विक विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल थे, वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। बाद में इसके कुछ समय पश्चात जॉन मार्शल नामक एक अंग्रेज थे। जॉन मार्शल जब वो इसके डायरेक्टर जनरल बने, तब उन्होंने इसमें रुचि दिखाई और उन्होंने इस स्थान पे जहाँ पे ये ईंटें मिली थी, ये सूचना मिली थी, उस जगह का पूरा सर्वेक्षण करवाया। और 1921 में हड़प्पा नामक जो स्थान था, उसका जो खुदाई करवाई, या ये कह सकते हैं कि उसका उत्खनन कार्य करवाया, वो करवाया था दयाराम साहनी से। दयाराम साहनी से 1921 में। और 1922 में इन्होंने मोहनजोदड़ो, जो कि उससे थोड़ी ही मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा स्थान था और सबसे बड़ा स्थान था मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान में ही स्थित है वर्तमान में। इसकी खुदाई इन्होंने करवाई राखलदास बनर्जी से। राखलदास बनर्जी, जो कि भारतीय एक पुरातात्विक थे, भारतीय पुरातत्व से जुड़े हुए एक व्यक्ति थे। इनसे इसकी उत्खनन कार्य करवाया। तो जॉन मार्शल ने इन दोनों जगहों पर खुदाई करवाने के बाद ये कंफर्म हो गए जब कि वास्तव में ये सभ्यता है, तो उन्होंने सबसे पहले विश्व के सामने 1924 में लंदन वीकली नामक जो पत्रिका निकलती है, लंदन वीकली नामक एक पत्रिका निकलती है, उसमें इसके बारे में पूरी दुनिया को पहली बार 1924 में बताया। ये सभी सन और ये सभी नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है लंदन वीकली नामक एक पत्रिका में। और इस सभ्यता को नाम दिया गया था सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता इसको नाम दिया गया था। तो हमें याद रखना पड़ेगा 1826, 1856, 1921, 1922, 1924, ये सभी हमें याद रखने पड़ेंगे।
इसके पश्चात अगर हम बात करें जॉन मार्शल की, तो जॉन मार्शल की जो कुछ पुस्तकें हैं उनका जिक्र मैं यहाँ कर दूँ। कई बार इस पे प्रश्न पूछ लिया जाता है, नेट वगैरह के एग्जाम में इनके ऊपर प्रश्न आते हैं। तो एक तो था मोहनजोदड़ो व हड़प्पा, मोहनजोदड़ो व हड़प्पा, ये इनकी पुस्तक का नाम है। और इसके अलावा इनकी कुछ और पुस्तकें हैं, गाइड टू सांची, गाइड टू सांची, गाइड टू तक्षशिला, गाइड टू तक्षशिला। तो ये इनकी महत्वपूर्ण जो कुछ पुस्तकें हैं उनके बारे में ये जॉन मार्शल। तो हम एक बार फिर से इतना सा रिवाइज करें, छोटा छोटा करके इसको याद करेंगे तो आसान रहेगा। 1826 में पहला जिक्र चार्ल्स मैसन ने, उसके बाद 1856 जॉन क्रांची से लाहौर की जो रेलवे लाइन है उसके काम पर जॉन बर्टन और विलियम बर्टन, इन्होंने कनिंघम को सूचना दी, कनिंघम ने नकार दिया। उसके बाद भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के जो डायरेक्टर जनरल बने जॉन मार्शल, उन्होंने 1921 और 1922 में क्रमशः हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई या उत्खनन करवाया। और उसके बाद कंफर्म होने पर 1924 की जो लंदन वीकली पत्रिका थी उसमें सिंधु सभ्यता से पूरे विश्व को परिचित करवाया। और जॉन मार्शल की जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वो है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा, गाइड टू सांची और गाइड टू तक्षशिला। अब इस सभ्यता के काल निर्धारण की बात करते हैं। काल निर्धारण, तो सबसे पहले जॉन मार्शल ने जो इसका काल निर्धारण किया वो किया 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व। तो जॉन मार्शल ने जो इसका काल निर्धारण किया वो किया 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व। लेकिन कालांतर में जब C14 पद्धति के द्वारा, जिसे हम कार्बन डेटिंग पद्धति भी कहते हैं, कार्बन डेटिंग पद्धति भी कहते हैं, कार्बन डेटिंग पद्धति या C14 पद्धति, या इसे रेडियो कार्बन डेटिंग भी कहते हैं, रेडियो कार्बन पद्धति भी कहते हैं। इसके द्वारा जब बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ होती है तो ये वैज्ञानिक पद्धति है, इसलिए इसको ऑथेंटिक माना जाता है। जब इससे पता लगाया गया तो इसके सभ्यता के स्थल पर जो कुछ पुरावस्तुएं मिली थी जिनमें कार्बन होता है, उनके आधार पर इसका जो काल निर्धारण किया गया वो किया गया 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। तो जॉन मार्शल ने इसका काल निर्धारण किया था वो किया था 3250 से 2750 ईसा पूर्व। और जो C14 कार्बन डेटिंग या रेडियो कार्बन पद्धति है उसके द्वारा जो इसका काल निर्धारण किया गया वो किया गया 2350 से 1750। अब हम यहाँ पर बात करते हैं NCERT के द्वारा। NCERT की जो पुस्तक है उसके अंदर जो इसका काल निर्धारण मिलता है वो है 2500 BC से 1800 BC तक मिलता है। तो हमें ये तीनों ही महत्वपूर्ण हैं, तीनों ही याद रखने चाहिए। अलग अलग कई बार ये पूछ लेता है कि NCERT के हिसाब से या अलग अलग, जैसे C14 के हिसाब से या जॉन मार्शल ने इसका काल निर्धारण क्या किया था। तो ये 3250 से ये जॉन मार्शल ने किया था, जॉन मार्शल ने 3250 से 2750 ईसा पूर्व तक इसका काल निर्धारण किया था। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ समकालीन जो अन्य सभ्यताएं थी, समकालीन सभ्यताओं के बारे में बात करते हैं। समकालीन सभ्यताएं थी तो हम बात करेंगे मेसोपोटामिया सभ्यता, जो कि दजला और फरात नदियों के बीच में है, मेसोपोटामिया सभ्यता। इसके बाद हम बात करेंगे मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। और हम तीसरी सभ्यता है वो है सुमेरियन। तो ये तीनों सभ्यताएं इसके समकालीन सभ्यता है सुमेरियन सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता जिसे नील घाटी की सभ्यता भी कहते हैं या नील नदी की सभ्यता भी कहते हैं, और इसके ठीक दक्षिण में स्थित है
सुमेरियन सभ्यता, मेसोपोटामिया है वो दजला और फरात नदियों के बीच का स्थान, दजला व फरात नदियों के बीच में स्थित सभ्यता थी। तो इन तीनों के समकालीन ये जो भारत के अंदर प्राप्त हुई थी या भारत के अंदर खोजी गई थी हड़प्पा सभ्यता, वो इन तीनों के समकालीन है। अब हम इसका जो क्षेत्रफल या विस्तार, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लें। विस्तार, अगर विस्तार की बात करें तो ये लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई सभ्यता है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई एक विशाल सभ्यता है, सबसे बड़ी सभ्यता है। सबसे पहले हम बात करें तो ये लगभग एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई सभ्यता है। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको रेखा चित्र के द्वारा बताना चाहूँगा। यहाँ उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व और पश्चिम। तो इसका जो सबसे मैं स्टार्ट करता हूँ उत्तर से। उत्तर में जगह है मांडा, जो कि है अखनूर जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के अखनूर ज़िले में, अखनूर ज़िला जम्मू और कश्मीर। और ये है चिनाब नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे पर मांडा, जो कि बिल्कुल इसका उत्तरी स्थान है, ये चिनाब नदी के किनारे स्थित है और अखनूर ज़िला जम्मू कश्मीर में है। अब हम बात करेंगे इसके दक्षिणतम स्थान की, जिसे दैमाबाद या दायमाबाद भी कहा जाता है। दायमाबाद, जो कि है परवरा नदी के किनारे, परवरा नदी के किनारे। ये परवरा नदी है, ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है, गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ये है महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र में स्थित है ये स्थान, दैमाबाद या दैमाबाद। ये है परवरा नदी के किनारे, परवरा जो कि गोदावरी की सहायक नदी है। तो उत्तर से दक्षिण, उत्तर में है मांडा और दक्षिण में है दैमाबाद। उत्तर से दक्षिण जो इसकी दूरी है वो है 1100 किलोमीटर में लगभग ये फैली हुई है। 1100 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण ये फैली हुई है। इसी प्रकार हम पूर्व से पश्चिम की बात करें तो ये लगभग 1600 किलोमीटर तक, 1600 किलोमीटर तक ये पूर्व से पश्चिम इसका विस्तार है। पूर्व के अंदर जो स्थान है वो है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर नामक स्थान है, जो कि हिंडन नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे है। जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मेरठ के अंदर हिंडन नदी पर एक स्थान है आलमगीरपुर, जो कि इसका बिल्कुल पूर्वी स्थान है। और जो इसका पश्चिमी स्थान है उसका नाम है सूतका गेंडोर, सूतका गेंडोर। ये बलूचिस्तान में स्थित है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। और इसका जो नदी है वो है दाश्क नदी, दाश्क नदी के किनारे ये स्थित है। और इसकी उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो है 1600 किलोमीटर, और जो इसकी पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण जो चौड़ाई है वो 1100 किलोमीटर, और पूर्व से जो पश्चिम की है वो है 1600 किलोमीटर। इसके उत्तर में मांडा स्थित है, दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर स्थित है और पश्चिम में सूतका गेंडोर। तो इस प्रकार से ये एक विशाल सभ्यता है जो कि लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। अब हम बात करेंगे इसकी जो प्रमुख विशेषताओं की, इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो प्रमुख विशेषताओं में सबसे महत्वपूर्ण जो पहली विशेषता अगर बात करें प्रमुख विशेषताओं में, तो वो है ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांसा है वो एक मिश्र धातु है जो कि तांबा प्लस टिन से मिलकर बनता है, तांबा और टिन से मिलकर कांसा बनता है। और ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। चूँकि यहाँ पर हमें कांस्य के कुछ औजार या उपकरण मिले हैं, तो तांबा ये लोग लाते थे राजस्थान से, यानी इन्हें मिश्र धातु का ज्ञान था। और जो तांबा थे,
तांबा लाते थे वो राजस्थान से लाते थे, और जो टिन था वो अफ़गानिस्तान से प्राप्त होता था। अफ़गानिस्तान से इन्हें टिन प्राप्त होता था और राजस्थान से तांबा। इसको मिलाकर ये कांसे के उपकरण, औजार, बर्तन आदि ये बनाते थे। तो कांस्य युगीन ये सभ्यता थी सबसे जो पहली और महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा हम दूसरी बात करें तो ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। हालांकि इसके कुछ नगर जैसे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा थे, ये बड़े एक नगर के रूप में विकसित हो चुके थे, लेकिन ज़्यादातर जो इसके हमें सभ्यता के क्षेत्र मिले हैं या स्थान मिले हैं वो ग्रामीण सभ्यता की झलक दिखाते हैं, जो कि कृषि पर आधारित थी। कृषि पर आधारित ग्रामीण सभ्यता थी। कृषि पर आधारित एक ग्रामीण सभ्यता थी। इसके अलावा जो यहाँ का समाज है वो मात्र सत्तात्मक था, ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है। मात्र सत्तात्मक यहाँ का जो समाज था, क्योंकि मात्र देवी की मूर्तियाँ बहुत बड़ी संख्या में मिली है। मात्र देवी की मूर्तियाँ मिली है, इससे ये संख्या में ज़्यादा है, इसलिए अंदाज़ा लगाया जाता है कि समाज भी यहाँ पर मात्र सत्तात्मक था। ये जो सामूहिक रूप से ये अपने जो रीति रिवाज थे, परंपराएं थी या कुछ पूजा पाठ थे, ये सामूहिक रूप से करते थे। सामूहिक रूप से पूजा वगैरह करते थे। इसके अलावा जो संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलन में थी, ऐसा भी अंदाज़ा लगाया जाता है। संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलन में थी। और मूर्ति पूजा की शुरुआत है वो हड़प्पा सभ्यता से। यहाँ पर मैं आपको केवल वो विशेषताएं बताऊंगा जो जैसे मैं कुछ विशेषताएं हैं वो विस्तार से बात करनी पड़ेगी, जिसमें कि स्थापत्य है, यहाँ का जो है नगर नियोजन है, जल निकास प्रणाली है, उसका हमें अलग से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बारे में विस्तार से जानकारियाँ देनी हैं। यहाँ पर वो जो केवल हम शॉर्ट में पढ़ सकते हैं वो विशेषताएं मैं बता रहा हूँ। तो मूर्ति पूजा की शुरुआत संभवतः हड़प्पा सभ्यता में हो चुकी थी, क्योंकि मूर्तियाँ काफ़ी संख्या में मिली है। मात्र देवी की मूर्ति मिली है, पशुपतिनाथ की मूर्ति हमें यहाँ से प्राप्त होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मूर्ति पूजा थी वो शुरू हो चुकी थी। अब पूजा में हम बात करें तो ये लोग पशुओं की, पक्षी की, जल की, लिंग की, योनि, वृक्ष, इन सब की पूजा ये लोग करते थे। तो मूर्ति पूजा की शुरुआत भी हम हड़प्पा सभ्यता से मान सकते हैं। इसके अलावा जो ये पूजा थे ये इसमें पशु, पक्षी, वृक्ष, जल, लिंग, योनि सब की पूजा करते थे। इसके अलावा जो इनका पवित्र पक्षी था वो बतख था। बतख को ये लोग पवित्र पक्षी मानते थे। और जो पवित्र वृक्ष है वो था इनका पीपल। पवित्र वृक्ष था वो था पीपल। तो पवित्र पक्षी इनका बतख, और पवित्र जो पक्षी था वो बतख हो गया, और पवित्र जो वृक्ष था वो पीपल हो गया। अब यहाँ के हम बात करें तो जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी वो थी मोहर, जिसके बारे में थोड़ा विस्तार से हम बात करेंगे। यहाँ के लोग यहाँ के जो लोग थे उनके रहन सहन की बात करें तो ये लगभग शाकाहारी लोग थे, क्योंकि हमें ऐसे अवशेष मिले हैं बहुत कम संख्या में, हमें ऐसा अवशेष प्राप्त हुए हैं जिनसे पता लगता है कि ये मांसाहारी थे। इसलिए अंदाज़ा लगाया जाता है कि ज़्यादातर लोग इसके शाकाहारी थे, और ये फल फूल सब्जियां वगैरह ये खा के, और कुछ फसलें थी उनको स्टॉक करके ये रखते थे, शाकाहारी थे। और कुछ जगह हमें इनके मांसाहारी होने के भी अवशेष मिले हैं, ये कम मिले हैं इसलिए, लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि ये लोग सर्वाहारी थे। और ये लोग शांति प्रिय थे। इस बात का अंदाज़ा ऐसे लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता से हमें कोई भी प्रकार का हथियार नहीं मिला है, इसलिए ये अंदाज़ा लगाया जाता है ये लोग शांति प्रिय थे। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करें काले और लाल मृदभांड की। काले व लाल रंग के मृदभांड, काले व लाल मृदभांड थे वो इनके महत्वपूर्ण मृदभांड थे। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो नगर नियोजन और जल निकास प्रणाली भी इनकी महत्वपूर्ण विशेषता थी। नगर नियोजन, जिसके बारे में हम विस्तार से प्रत्येक इनके शहर के साथ पढ़ेंगे। नगर नियोजन और जो जल निकास प्रणाली है उसका भी हम जितने शहर या गाँवों की जो सभ्यताएं हमें प्राप्त हुई है उनके बारे में, उनके साथ साथ इसके बारे में पढ़ेंगे। जल निकास प्रणाली यहाँ की बहुत महत्वपूर्ण थी, जैसा कि
अर्नेस्ट मेके ने बताया कि ये विश्व की सबसे उत्कृष्ट जल निकास प्रणाली है, जल निकास प्रणाली। अब हम बात करते हैं मोहरों की। मोहरों की अगर हम बात करें, मोहरें हैं वो यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसके जो हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी देता है। महत्वपूर्ण स्रोत है हड़प्पा सभ्यता की, तो वो है सबसे महत्वपूर्ण मोहरें। मोहरें थी वो स्टेटाइट की, या जिन्हें सेलखड़ी भी कहा जाता है, सेलखड़ी भी कहा जाता है। सेलखड़ी पत्थर था, इसे स्टेटाइट या स्टेटाइट भी कहा जाता है, स्टेटाइट भी कहा जाता है। एक पुस्तक में मैंने ये भी पढ़ा है कि ये जिप्सम की बनी हुई थी, जिप्सम की बनी हुई मोहरें भी कुछ संख्या में मिली है। तो ये महत्वपूर्ण स्रोत है। मोहरों पर सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है, सबसे इम्पोर्टेंट है मोहर, वो है एक सींग वाला एक सींग वाले कुब्बड़ रहित बैल की जो है मोहरें हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण मोहरें इसकी मानी गई है। जिसमें एक सींग वाला कुब्बड़ रहित एक बैल है, उसको सबसे महत्वपूर्ण इसकी मोहर माना गया है, सबसे महत्वपूर्ण है। और ये सभ्यता को जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। ये हमें मोहरें हैं, ये त्रिभुजाकार, वर्गाकार, आयताकार, बेलनाकार सभी आकारों में मिली है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा है वो हमें ये मिली है। इसे हम कह सकते हैं चौकोर या घनाकार, चौकोर, वर्गाकार, ऐसी मोहरें हैं वो सर्वाधिक संख्या में मिली है। तो जो मोहरें हैं वो त्रिभुजाकार, गोलाकार, बेलनाकार, सब आयताकार और चौकोर सभी प्रकार की मिली है, जो लेकिन सबसे ज़्यादा है वो चौकोर मोहरें मिली है। अगर हम बात करें तो लगभग 2200 के आसपास मोहरें अब तक यहाँ पर मिल चुकी है, 2200 के आसपास मोहरें मिल चुकी है। सर्वाधिक मोहरें हैं, सर्वाधिक मोहर जो प्राप्त हुई है वो प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुई है। और बात करें अगर हम लिपि वाली, तो लिपि वाली जो, या जैसे हम कह सकते हैं अभिलेख वाली सर्वाधिक मोहरें हैं वो मोहनजोदड़ो से। और सर्वाधिक अभिलेख वाली मोहरें, सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें जिनके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, ऐसी मोहरें हैं। सब सर्वाधिक जो अभिलेख युक्त मोहरें हैं वो हमें इसके दूसरे महत्वपूर्ण स्थान हड़प्पा से मिली है। तो प्रश्न कई बार आता है कि सर्वाधिक मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो, और प्रश्न आ जाए सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें, अभिलेख युक्त मोहरें, तो ये होती है हड़प्पा से हमें प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो में अर्नेस्ट मैके, एक पुरातत्वविद हुए हैं अर्नेस्ट मैके, इन्होंने एक मोहर देखी थी जिसको ढूंढा था, वो थी पाशुपतिनाथ की मोहर। पाशुपतिनाथ की मोहर, इस पे एक चित्र अंकित है जिसे पाशुपतिनाथ का चित्र कहा जाता है। और बाद में इसे जॉन मार्शल ने इसे आद्य शिव की संज्ञा दी थी, आद्य शिव की संज्ञा दी थी। इसके ऊपर जो एक चित्र बना हुआ है उसके बाईं ओर, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। ये एक तीन सिर और 3 मुंह वाली एक आकृति बनाई हुई है। 3 सिर और 3 मुंह वाली एक आकृति बीच में बनाई हुई है, और इसे पाशुपतिनाथ या आद्य शिव का नाम जॉन मार्शल ने दिया है। इसके बाईं ओर इसके है भैंसा और गैंडा, और इसके दाहिनी ओर है हाथी और सांड। देखो, बाईं ओर भैंसा गैंडा, और दाहिनी ओर हाथी और सांड, ये इसके आकृतियाँ बनी हुई है। नीचे 2 हिरण है, नीचे की ओर 2 हिरण है, 2 हरिण या हिरण
बनाए गए हैं। तो इस प्रकार एक मोहनजोदड़ो से जो अर्नेस्ट मैके ने एक मोहर प्राप्त की थी जिसे आद्य शिव की संज्ञा दी थी, आद्य शिव की संज्ञा दी थी किसने? जॉन मार्शल ने। तो ये प्राप्त हुई है। इसमें 3 सिर और 3 मुंह वाली एक आकृति है जिसके बाईं ओर दो पशु हैं जो भैंसा और गैंडा है, और दाहिनी ओर है वो हाथी और सांड है। ये हमें याद रखना पड़ेगा। इसके नीचे 2 हिरण बनाए हुए हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण मोहर है। तो मोहरों के बारे में बात करें तो ये सेलखड़ी नामक पत्थर की बनाई हुई है, और ये त्रिभुजाकार, वर्गाकार, गोलाकार, आयताकार और चौकोर सभी आकृतियों में मिली है, और सर्वाधिक है वो चौकोर मिली है। इसी प्रकार सर्वाधिक मोहरें हैं वो मोहनजोदड़ो से, और सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें हैं वो हड़प्पा से हमें प्राप्त होती है। अर्नेस्ट मैके ने मोहनजोदड़ो से आद्य शिव की या पशुपतिनाथ की जो मोहर खोजी है उसे आद्य शिव की संज्ञा दी है जॉन मार्शल ने। और ये 3 सिर और 3 मुंह वाली आकृति है जिसके बाईं ओर भैंसा गैंडा है और दाहिनी ओर है हाथी और सांड। इसके नीचे 2 हिरण बने हुए हैं। तो इस प्रकार से व्याघ्र अंकन वाली भी कुछ मोहरें हमें प्राप्त हुई है। तो अब हम बात करते हैं इसकी लिपि की, इसकी लिपि के बारे में। कुछ मोहरों पर इसकी लिपि जो लिखी हुई प्राप्त हुई है। तो हम बात करें, इसकी लिपि आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, आज तक पढ़ा नहीं जा सका, क्योंकि इसकी लिपि है वो भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं इसे, भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं। इसमें लगभग 400 के लगभग संकेत या चिन्ह हमें प्राप्त हो चुके हैं। 400 के लगभग संकेत या चिन्ह हमें प्राप्त हो चुके हैं, और जो सबसे ज़्यादा चिन्ह हैं इसमें वो मछली के बने हुए हैं, मछली के बने हुए हैं। ये जो लिपि थी ये दाईं ओर से शुरू करके लिखी जाती थी और उसके बाद बाईं ओर, फिर दाईं ओर, इस प्रकार से ये लिपि लिखी जाती थी जहाँ ज़्यादा हो लिखना हो। बाकी ये बात करते हैं इसके बारे में कि ये दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। तो ऐसी लिपि को ब्रस्टोफेदन लिपि कहा जाता है, या इसे बुस्त्रोफेदन भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। बुस्त्रोफेदन लिपि कहा जाता है। तो लिपि के बारे में हम बात करें तो इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, और इसको सैंधव लिपि कहा जाता है। सैंधव लिपि या भाव चित्रात्मक लिपि, सैंधव लिपि या भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो लगभग 400 के लगभग जो संकेत या चिन्ह बनाए हुए हैं, और ये दाएं से लिखना शुरू करते हुए दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, इस प्रकार लिखी जाती है। इसे बुस्त्रोफेदन लिपि कहा जाता है। इसके जो मूल अक्षर हैं वो 64 अक्षर हैं। इसमें मूल 64 अक्षर इसके पता लगाए जा चुके हैं। मूल 64 अक्षर मूल हैं इसके, ऐसा पता लगाया जा चुका है। इसकी जो लिपि है उसको पढ़ने का कई बार प्रयास किया जा चुका है, लेकिन आज तक इसकी लिपि को पढ़ा नहीं गया है। तो इसमें अगर हम बात करें तो 1925 में चार्ल्स वेडेन थे, एक चार्ल्स वेडेन, इन्होंने प्रथम प्रयास इसकी लिपि को पढ़ने का किया था। और जो अगर बात करें अभी तक तो 1987 में इसे पढ़ने का एक और प्रयास किया था नटवर झा ने, जो कि इसका 37वां प्रयास था। ये नवीनतम प्रयास है। तो इस प्रकार से हम अगर बात करें तो इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसे सैंधव लिपि कहा जा सकता है। और हड़प्पा सभ्यता के स्टार्ट से लेकर वहाँ जो 1987 तक जो मैंने जिक्र किया है, इसका एक बार शॉर्ट में अगर मैं बताऊं आपको तो 1826 से शुरू करना है, चार्ल्स मैसन। उसके बाद 1856 कराची से लाहौर की रेलवे लाइन, वहाँ पर जॉन बर्टन और विलियम बर्टन दोनों, उसके बाद कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, फिर जॉन मार्शल को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 1921 और 22 में, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। उसके बाद जो लंदन वीकली में सिंधु सभ्यता 1924। इसके पश्चात जो जॉन मार्शल की प्रमुख पुस्तकें हो गई वो हैं मोहनजोदड़ो व हड़प्पा, गाइड टू सांची और गाइड टू तक्षशिला। जब काल निर्धारण की बात आती है तो जॉन मार्शल ने 3250 से 2750 ईसा पूर्व और C14 पत्ती में
2350 से 1750 ईसा पूर्व। एनसीईआरटी कहती है कि 2500 से 1800 ईसा पूर्व। समकालीन सभ्यताएं मेसोपोटामिया है, मिस्र की सभ्यता और सुमेरियन सभ्यता। इसका विस्तार की बात करें तो एक त्रिभुजाकार 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई, उत्तर से दक्षिण 1100, पूर्व से पश्चिम 1600, उत्तर में मांडा अखनूर जिला जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी, दक्षिण में दायमाबाद या दैमाबाद परवरा नदी जो कि गोदावरी की सहायक नदी महाराष्ट्र में, और जो पूर्व में है आलमगीरपुर हिंडन नदी मेरठ उत्तर प्रदेश, और पश्चिम में सुतकगंड और बलूचिस्तान पाकिस्तान दाश्क नदी के किनारे। प्रमुख विशेषताओं में कांस्य युगीन सभ्यता। कांसा एक मिश्र धातु है जो कि तांबा और टिन को मिलाकर बनाया जाता है। तांबा राजस्थान से और अफगानिस्तान से लिया जाता था। कांस्य युगीन सभ्यता, इसका मतलब इन्हें मिश्र धातु का ज्ञान था, वैज्ञानिक थे ये लोग। ग्रामीण सभ्यता थी, कृषि पर आधारित थी, मातृ सत्तात्मक थी क्योंकि मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली है। सामूहिक रूप से ये अपनी पूजा पाठ वगैरह या अनुष्ठान वगैरह करते थे, वो सामूहिक रूप से करते थे। संयुक्त परिवार प्रथा इनके प्रचलन में थी। मूर्ति पूजा की शुरुआत यहाँ से मानी जा सकती है क्योंकि मातृ देवी की मूर्ति पशुपतिनाथ की मूर्ति हमें यहाँ पर मिली है प्रचुर मात्रा में। मातृ देवी और पशुपतिनाथ की मूर्तियाँ मिली है। पशु पक्षी जल लिंग योनि वृक्ष इन सब की ये पूजा करते थे। पवित्र पक्षी है वो बतख है, पवित्र वृक्ष है वो पीपल है। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के लोग पाए वहाँ पे थे उस सभ्यता में, इसलिए सर्वाहारी। और ये शांति प्रिय थे क्योंकि कोई हथियार नहीं मिला है। काले और लाल मृद भांड का प्रयोग किया जाता था। नगर नियोजन जल निकास प्रणाली, जिसके बारे में हम विस्तार से बाद में आगे पढ़ेंगे। मोहरों में अगर बात करें तो से लकड़ी की बनी हुई मोहरें हैं, स्टेटाइट की या जिप्सम की बनी हुई मोहरें हैं। मोहरें इनको जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है और सबसे जो महत्वपूर्ण मोहर है वो है एक सींग वाले कुबड़ रहित बैल की मोहर है। मोहरों का आकार है वो त्रिभुजाकार, गोलाकार या वर्गाकार, वृत्ताकार, आयताकार, सब तरह की है। सबसे ज़्यादा चौकोर या वर्गाकार मोहरें हैं। 2200 मोहरें अब तक प्राप्त हो चुकी है। सर्वाधिक मोहरें वो मोहनजोदड़ो से और सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें वो हड़प्पा से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो में अर्नेस्ट मैके ने एक मोहर खोजी थी जिसे पशुपतिनाथ की मोहर कहा जाता है। जॉन मार्शल को ने इसे आद्य शिव की संज्ञा दी है। ये 3 सिर और 3 पैर 3 मुंह वाला एक आदमी है जिसके बाईं ओर भैंसा और गेंडा बना हुआ है और दाहिनी ओर हाथी और सांड बना हुआ है। बाईं ओर भैंसा और गेंडा, नीचे 2 हिरण हैं। और अब बात करें लिपि की तो लिपि सैंधव लिपि या भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता है। ये दाईं ओर से शुरू करके बाईं और बाईं से दाईं, इसलिए इसको बुस्त्रोफेदन या भ्रष्टोफेदन लिपि भी कहा जाता है। 400 के लगभग संकेत इसके अब तक खोजे जा चुके हैं, जिसमें 64 अक्षर जो कि इसके मूल हैं। और 1925 में प्रथम प्रयास चार्ल्स वेडन ने किया था और अधिक नवीनतम जो प्रयास है वो 37वां प्रयास 1987 में नटवर झा ने किया था। तो इस प्रकार से इस वीडियो को देख के उम्मीद है ये आपको समझ में भी आ गया है और साथ के साथ याद भी हो गया होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।